आइए मैं आपको बर्बाद होते हुए मणिपुर की कहानी सुनाऊं। यह कहानी बीते 37 महीने की है। भारत की 7 बहनों में शामिल एक बहन। मणिपुर में यह संघर्ष अचानक नहीं फूटा। यह दशकों से जमा होते असंतुलन, असुरक्षा और राजनैतिक असफलताओं का गहरा परिणाम है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित यह राज्य लंबे समय से भौगोलिक, जातीय और प्रशासनिक विभाजन के साथ भी प्रेम से जी रहा था, पर कुछ दिनों से उनके बीच प्रेम के बंधन को कोई कुतरने पहुंच गया। मणिपुर के इम्फाल घाटी में मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी, जो और नगा समुदायों का घनत्व है। अगर एक नजरिए से देखें तो यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं बल्कि संवैधानिक और आर्थिक भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत उन्हें भूमि पर विशेष अधिकार और संवैधानिक संरक्षण मिलता है, जबकि मैतेई समुदाय, जो राज्य की लगभग आधी आबादी है, एसटी श्रेणी से बाहर है। उसे इम्फाल घाटी में भूमि अधिकार प्राप्त है। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग पर विचार किया जाए और केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश भेजी जाए। अदालत ने कहा कि यह मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, इसलिए इसे प्राथमिकता से देखा जाना चाहिए। यह आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, बल्कि एक निर्देशात्मक टिप्पणी थी, लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अत्यंत गहरा पड़ा। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग इस माहौल की ताक में थे, इस निर्देश का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इसी निर्देश का बहाना उन्हें चाहिए था, अब आगे का काम वो देख लेंगे। 27 मार्च का निर्देश था। सरकार ने क्या कहा यह सब तो पता नहीं चला, लेकिन 3 मई को ही अन्य आदिवासी समुदायों ने इस एसटी की मैतेई मांग के विरोध में रैलियां निकाली। जवाब में मैतेई समुदाय ने भी रैलियां निकाली। इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। न जाने कैसे 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी। मैतेई समुदाय, जो इम्फाल घाटी में बहुमत में रहता है, और कुकी, जो आदिवासी समुदाय जो आसपास की पहाड़ियों में बसा है, आमने सामने आ गए। वहां की निवासी कुछ युवा औरतें, जिनमें मीरा भी थी, जो जागरूक महिला थी, वो बोली कि यह सामान्य झड़प नहीं है, यह तो युद्ध की शुरुआत है। और इन सब की जड़ें उस फैसले में थीं जो 27 मार्च 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय ने सुनाया था। क्योंकि अन्य आदिवासी समुदायों को यह लगा कि मणिपुर उच्च न्यायालय बहुमत वाले समुदाय यानी मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की सिफारिश कर रहा है। इस फैसले से इस समुदाय के अधिकार बहुत बढ़ जाएंगे, खासकर भूमि संबंधी। मणिपुर हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना सर्वोच्च न्यायालय ने भी की थी। मीरा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और पहाड़ी से नीचे भागने लगी। घाटी वालों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, जबकि पहाड़ी समुदायों, विशेषकर कुकी जो समूह ने इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना। उनके लिए यह केवल आरक्षण का प्रश्न नहीं था, बल्कि भूमि, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर संभावित अतिक्रमण का संकेत था। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM द्वारा आयोजित ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च अदालत के इसी आदेश के विरोध में निकाला गया। यह मार्च शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और BBC न्यूज ने दर्ज किया कि इस दिन से बहुत बड़े स्तर पर आगजनी, हमले और सामुदायिक टकराव शुरू हो गए। घरों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 22 नवंबर 2024 तक इस हिंसा में 258 लोग मारे जा चुके थे और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके थे।
4,786 घर जला दिए गए और 386 धार्मिक स्थल, मंदिर और गिरजाघर तोड़े गए। 4 मई 2023 की घटना इस संघर्ष के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गई। उस दिन 2 कुकी महिलाओं को भीड़ द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अपमानित किया गया, उन पर यौन आक्रमण किया गया, उन्हें पुरुषों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। यह घटना तत्काल सार्वजनिक नहीं हो पाई क्योंकि राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। मीरा की एक दोस्त थी, सुनीता, 21 साल की। उसकी अभी ही शादी हुई थी। 4 मई को सुनीता अपनी मां के साथ गांव लौटी थी घर से कुछ जरूरी सामान लेने, पर वे वापस नहीं आई। 3 हफ्ते बाद 18 मई को किसी ने FIR दर्ज करवाई। शायद वे सुनीता के रिश्तेदार थे। 0 FIR कांगपोकपी के सैकुल में दर्ज हुई। 2 महिलाओं में से एक के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। दोनों को बुरी तरह मारपीट का शिकार बनाया गया था। लेकिन मामला वहीं दब गया। पूरे देश को उस घटना का पता 2 महीने से भी अधिक समय के बाद चला, जब 19 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वह 26 सेकंड का वीडियो था, जिसमें दिख रहा था कि कुछ पुरुषों की भीड़, जिनमें से कुछ 15 साल जितने छोटे लग रहे थे, 2 नग्न महिलाओं को जबरदस्ती पकड़कर सड़क से होते हुए घसीटकर खेत की तरफ ले जा रहे हैं। अपने हाथों से उनके प्राइवेट अंगों को जबरदस्ती छू रहे हैं। FIR के अनुसार कम से कम एक महिला 21 साल की थी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। दूसरी महिला की उम्र 42 साल थी। यह वीडियो 4 मई की घटना का था। 2 महीने से अधिक समय से पुलिस को पता था, लेकिन इंटरनेट बंद था, इसलिए यह सूचना वहीं तक सीमित रही। पर जैसे ही इंटरनेट बहाल हुआ, यह वीडियो जिसे किसी ने बनाया था वह पूरे देश में फैल गया। वीडियो सामने आते ही पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर और अस्वीकार्य बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में चौंक कर कहा कि इस मामले में शून्य FIR दर्ज होने में 14 दिन लग गए। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों जैसे अल जजीरा और द गार्जियन ने इसे भारत में महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। इसी अवधि में बच्चों और मासूम नागरिकों की हत्याओं की भी कई घटनाएं दर्ज की गईं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें बहुत सी महिलाएं और बच्चे शामिल थे। कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। यूनाइटेड नेशंस के कुछ मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका इस पूरे मणिपुर संकट में गहन आलोचना का विषय बनी रही। मणिपुर सरकार ने वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के तहत कई कुकी बहुल क्षेत्रों में अवैध पोस्ता खेती के खिलाफ कार्रवाई की, जिसे कुकी समुदाय ने भेदभाव वाली कार्रवाई के रूप में देखा। सरकार का तर्क था कि यह अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक है। इस अवैध नाम के फैसले से राज्य के माहौल पर और बुरा असर पड़ा। इसने पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा किया। इसके अलावा उसी समय म्यांमार से अवैध प्रवास यानी घुसपैठ के मुद्दे को भी राजनैतिक रूप से उठाया गया, जिससे जातीय तनाव और भी बढ़ गया। हिंसा के शुरुआती दिनों में सरकार की गैर जिम्मेदारी और प्रशासनिक निष्क्रियता विस्तृत आलोचना का कारण बनी। कई रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन हिंसा को रोकने में असफल रहे हैं या फिर कुछ मामलों में बहुत निष्क्रिय बने रहे। सेना को 8 मई के आसपास बड़े पैमाने पर तैनात किया गया, लेकिन तब तक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। वहां पर शूट एट साइट जैसे आदेश जारी किए गए, जो इस बात का संकेत थे कि राज्य अपनी जनता पर अपना नियंत्रण खो चुका है। इंटरनेट की बंदी, जो मई 2023 से कई महीनों तक जारी रही, उसने स्थिति को और जटिल बना दिया।
सरकार ने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट प्रतिबंध आवश्यक है, लेकिन मीडिया और सिविल सोसाइटी के कई वर्गों ने इसे पारदर्शिता की कमी और सूचना पर नियंत्रण के रूप में देखा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंटरनेट बंदी ने पीड़ितों की आवाज को दबा दिया और सरकार की गैर जवाबदेही को मजबूत किया। जुलाई 2023 के बाद जब उन महिलाओं के वीडियो सामने आए और पूरे देश की जनता का ध्यान इस भयावह संकट पर गया, तब मणिपुर के लिए राजनीतिक स्तर पर सक्रियता दिखाई पड़ी। संसद में इस मुद्दे पर सांसदों ने बहुत गुस्सा जाहिर किया और विपक्ष ने सरकार पर निष्क्रियता, गैर जवाबदेही और प्रशासनिक फेलियर का आरोप लगाया। सबने मांग की कि यह सब रोका जाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर का संकट भाजपा की नफरत और विभाजन की राजनीति का परिणाम है। सरकार की नीतियों और निष्क्रियता के कारण राज्य में हिंसा जारी है और सरकार इसे रोकने में गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर में मदर इंडिया की हत्या कर दी। यह उनका सबसे विवादित और चर्चित बयान था। महिला कांग्रेस की नेताओं ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया, सरकार पर आरोप लगाया कि वे पूर्वोत्तर की समस्या को सुलझाना ही नहीं चाहते। ट्विटर पर इंडिया विल नेवर फॉरगिव योर साइलेंस ट्रेंड करने लगा। इतने सब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा पर अपनी 2 महीने से अधिक की सार्वजनिक चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ वह कभी माफ नहीं किया जा सकता। मीरा ने टेलीविजन पर यह सुना और हंस पड़ी। उसने एक कड़वी हंसी में कुछ बुदबुदाया। 2 महीने से अधिक समय हो गया, प्रधानमंत्री चुप रहे। जब मध्य अगस्त 2023 तक लगभग 160 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें अधिकतर कुकी समुदाय से थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। हजारों घर जल चुके थे, हजारों लोग बेघर हो चुके थे और एक वीडियो 2 महीने से किसी की डेस्क पर पड़ा था। पुलिस ने कहा कि महिलाओं पर यौन आक्रमण का यह वायरल वीडियो उन्हें बुधवार को ही मिला था, यानी उस वीडियो पर कार्रवाई तभी हुई जब वह सोशल मीडिया पर फैल गया। 31 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर सरकार से कहा कि हिंसा से जुड़ी सभी एफआईआर का विवरण दें, जिनकी संख्या लगभग 6000 थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को कहा कि पुलिस की जांच बहुत सुस्त है और यह भी कहा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरा ध्वस्त हो चुका है। 7 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और एक समिति गठित की जो राहत और पुनर्वास की जांच के लिए बनाई गई थी। उसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को करना था। साथ ही मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त दत्तात्रेय पटसलगीकर को जांच की निगरानी सौंपी गई। मीरा ने एफआईआर की संख्या सुनी और दंग रह गई। उसने सोचा यह संख्या 6000, यानी हर एफआईआर के पीछे एक परिवार, एक घर, एक जिंदगी। उसके गांव की कितनी औरतें थीं जिन्होंने एफआईआर दर्ज ही नहीं की, जो डरी हुई थीं, जो जानती थीं कि यहां न्याय का मतलब कुछ नहीं। इतने के बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मणिपुर की जमीनी स्थिति तुरंत नहीं सुधरी। हिंसा कुछ कम हुई लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। राज्य अब तक इफेक्टिवली 2 हिस्सों में बंट गया था, घाटी और पहाड़, जहां दोनों समुदायों के बीच आवाजाही लगभग असंभव हो गई। राहत शिविरों में जीवन बहुत कठिन था। हजारों लोग महीनों तक अस्थायी शिविरों में रहे, जहां भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति या फिर कमी थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद थी। कई परिवार मानसिक आघात से जूझ रहे थे। एक रिपोर्ट में एक विस्थापित महिला का बयान दर्ज है। उसने कहा कि हम सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा घर अब सिर्फ एक याद बन के रह गया है। उनके कहने का मतलब समझा जा सकता है। संघर्ष की ऐसी मानवीय त्रासदी की गहराई क्या हो सकती है। 4 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने मणिपुर में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों पर अलार्म बजाया। उन्होंने यौन हिंसा, हत्याओं, घरों के विनाश,
जबरन विस्थापन और तमाम यातना की रिपोर्टों का हवाला दिया। दुनिया के लोग देख रहे थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, पर भारत सरकार यानी मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीरा राहत शिविर में थी, उसकी बीमार बेटी पड़ी थी, लेकिन दवाइयां नहीं थी। उसने एक एनजीओ कार्यकर्ता से एक बार पूछा कि क्या हम घर जा सकते हैं, क्या ऐसा माहौल बन पाएगा कि हम अपने घर चले जाएं? कार्यकर्ता को कुछ समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। वो चुप ही रही। 2024 आ गया और मणिपुर में हिंसा थमी नहीं। महीने गुजरते गए, देश के लोग अपने काम में लग गए थे, सरकार अपने एजेंडे में लगी रही। मणिपुर की चर्चा अब कम होने लगी, लेकिन मणिपुर में हिंसा हो रही थी, बस खबरें नहीं आ रही थी। मई 2023 से लेकर 2024 के अंत तक लगभग 250 लोग मारे जा चुके थे और न जाने कितनी महिलाओं से बलात्कार हो चुका था। हजारों लोग विस्थापित हो चुके थे। 7 अप्रैल 2024 के आसपास शांति वार्ता और पुनर्वास के प्रयासों की चर्चा हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी बनी रही। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास इतना गहरा हो चुका था कि संवाद भी संदेह के साथ देखा जा रहा था। एक कुकी कार्यकर्ता ने कहा, हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि न्याय मिलेगा। वहीं एक मैतेई व्यापारी ने कहा, हम कब तक डर में जीते रहेंगे। नवंबर 2024 में 1.5 साल बाद जिरीबाम में एक नई दहशत पैदा हो गई। एक महिला टीचर जो संगकिम हमार की हत्या कर दी गई। जो संगकिम हमार 31 साल की थी, वो 3 बच्चों की मां थी और जिरीबाम जिले में एक स्कूल में पढ़ाती थी। 7 नवंबर को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। यह हत्या एक ऐसी हिंसा की श्रृंखला की चिंगारी बनी जो अगले हफ्ते बहुत भयावह होने वाली थी। 11 नवंबर की दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच एक सशस्त्र गुट ने बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन पर पास के सीआरपीएफ शिविर पर हमला बोल दिया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 लोगों को मार गिराया। हमलावरों के पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, AK सीरीज राइफलें और इंसास थे। इस हमले के बाद जो हुआ वह और भी दर्दनाक था। 15 और 16 नवंबर को 6 शव बरामद हुए। ये शव जिरी और बराक नदियों के संगम के पास मणिपुर असम सीमा के निकट से बरामद हुए। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मारे गए लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे एक ही परिवार के थे। एक दादी, उसकी 2 बेटियां और उनके 3 नाती पोते जो उम्र में 8 साल, 2 साल और 1 साल से भी कम के थे। 3 महिलाओं की पहचान हुई। रानी देवी 60 साल, थोईबी देवी 31 साल और हेटोम्बी देवी 25 साल और उनके साथ 3 नाबालिग बच्चे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि एक महिला को मारने से पहले पीटा गया था और जलाया गया था, जिससे संभावित बलात्कार को लेकर गुस्सा और भड़क गया। मीरा को जब यह खबर मिली तो वह बहुत देर तक निराश और चुप रही। उसने अपनी 1 साल की बेटी को सीने से लगाया और सोचने लगी कि क्या यही है उसका भविष्य? एक राहत शिविर, एक नदी किनारे, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सरकार से अब उसे जैसे कोई उम्मीद ही नहीं रही, क्योंकि सरकार ने मणिपुर पर अभी तक कोई संतोषजनक प्लान नहीं बनाया था। उसने बुदबुदाया, सरकारी चुप्पी, फिर कुछ भाषण, फिर चुप्पी। और पूरे इस 1.5 साल में सरकार की प्रतिक्रिया एक ढर्रे पर चलती भी रही थी। पहले चुप्पी, फिर तमाशबीन बनी रही, नजरें चुराना, भाग खड़े होना, चुप्पी चुप्पी। इधर उधर की खबरें और मीडिया मैनेजमेंट, मणिपुर की खबरों को टेलीविजन पर न आने देना और भेदभावपूर्ण तरीके से बहसों को आयोजित कराना, लेकिन इस सब से काम नहीं चला। फिर जब दबाव बढ़ा और बढ़ता गया तो जैसे तैसे किस्म का बयान आया और वापस फिर से चुप्पी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीजेपी की हिंदू बहुसंख्यवादी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यतः हिंदू मैतेई समुदाय का पक्ष लिया। इससे अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायों का भरोसा सरकार पर से उठ गया। ये कुकी जो आदिवासी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं, जिन सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने पक्षपाती नीतियां बनाई तो हिंसा और बढ़ेगी, उन सभी को सरकारी जांच का सामना करना पड़ा। यानी जिन्होंने सतर्क किया, जमीन के हालात बताए, उन्हें ही दबाया गया।
पहले बलात्कार और उसके बदले में बलात्कार। ये जातीय संघर्ष समुदायों को अपमानित करने और कमजोर करने के औजार बन गए। नवंबर 2024 तक मेतेई और कुकी जो दोनों समुदायों की महिलाएं सशस्त्र गुटों के निशाने पर थीं। यह युद्ध अब सिर्फ दो समुदायों का नहीं रहा था, यह हर उस व्यक्ति का युद्ध था जो कमजोर था, जो महिला थी, जो बच्चा था। 16 नवंबर को मणिपुर राज्य में एक भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर में घुसने की कोशिश की और बीजेपी नेताओं की संपत्तियों पर हमले किए। इस हमले की खास बात यह थी कि ये प्रदर्शनकारी बहुसंख्यक मेतेई समुदाय से थे, वही समुदाय जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त था। 1.5 साल की हिंसा ने उन लोगों को भी तोड़ दिया था जिनके नाम पर यह खेल खेला जा रहा था। उस दिन राहत शिविर में रात के 10 बज चुके थे। मीरा की बेटी सो गई थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। कहीं दूर, शायद पहाड़ी के उस पार, किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। मीरा कुछ लिखना चाहती थी। उसने एक पेपर उठाया। उसने लिखा, मैंने अपना घर खोया, मेरी दोस्त सुनीता ने अपना शरीर खोया, उसकी इज्जत उस भीड़ ने लूट ली जो इंसान ही नहीं थी। जिरीबाम में एक दादी, 2 बेटियां, 3 बच्चे, 1 साल से कम उम्र का बच्चा नदी किनारे मिले। और दिल्ली में बड़े बड़े लोग कह रहे हैं विकसित भारत, कह रहे हैं विश्व गुरु। उसने कागज मोड़ा और अपनी बेटे की चादर के नीचे रख दिया। सोचा एक दिन बेटी बड़ी होगी तो पढ़ेगी, शायद उसे पता चले कि उसकी मां किस दुनिया से आई थी और आज कहां पहुंच गई, क्यों और कैसे। इतिहास की किताबें मणिपुर की इस त्रासदी को लिखेंगी तो उनमें ये आंकड़े होंगे। 258 मृत, 60,000 विस्थापित, 4,786 घर राख, 386 धार्मिक स्थल तबाह, 1,000 से अधिक लोग घायल, 32 लापता। लेकिन आंकड़ों में जो नहीं होगा वो है सुनीता की मां का दर्द, जो रोज रात एक तंबू के कपड़े में छपे फूल पत्तियों को देखता रहता है। वह 2 साल का बच्चा जिसे नदी किनारे पाया गया, वह टीचर जो 3 बच्चों को पीछे छोड़ गई, मीरा का वह घर जो अब राख है, वहां के आंगन और बरामदे जहां पर उसने पहली बार चलना सीखा था। मीरा बहुत दुखी, निराश और सरकार पर नाराज थी। सरकार से उसकी जो भी उम्मीदें थीं अब सब खत्म हो गई थीं। मार्च 2026 में पहली बार मेतेई और कुकी जो प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत हुई। 3 साल में पहली बार। लेकिन विस्थापित लोगों की वापसी, जवाबदेही और भूमि अधिकारों के सवाल अभी भी अनसुलझे रहे। मणिपुर की धरती पर शांति के बीज अंकुरित नहीं हुए। मीरा अभी भी शिविर में है। उसकी बेटी अब थोड़ा बड़ी हो गई है। वह कभी कभी पूछती है, मां हम घर कब जाएंगे। मीरा हर बार वही जवाब देती है जो उसे किसी ने दिया था, एक लंबी थकी हुई चुप्पी। 7 अप्रैल की रात, 2026 की रात 1 बजे विष्णुपुर जिले में मोइरोंग त्रोंगला ओबी इलाके में एक घर पर बम या रॉकेट जैसा प्रोजेक्टाइल दागा गया। घर में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे सो रहे थे। विस्फोट में 5 साल का लड़का मारा गया, 5 से 6 महीने की बच्ची भी मारी गई। मां गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना से लोगों में फिर से एक बार डर और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। लोगों का गुस्सा एक बार फिर से ट्रिगर हो गया क्योंकि कुछ अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने कुकी उग्रवादियों पर शक जताया, जबकि कुकी संगठनों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अपराधी कौन था यह स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन घटना एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से ही जोड़ी गई और समझी गई। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इस हमले को मानवता पर सीधा हमला बताया और कहा कि दोषियों की पहचान अभी नहीं हुई। जो कुछ हुआ है वह मणिपुर की शांति भंग करने की साजिश है और मोदी सरकार के कार्यालय ने अपने ऑफिस से चुप रहने और इग्नोर करने की कार्यवाही की। इस अज्ञात और कुकी शक वाले बम ब्लास्ट के बाद इम्फाल घाटी और आसपास के क्षेत्रों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगह टायर जलाए गए, सड़कें ब्लॉक की गईं, ट्रकें जलाई गईं और सुरक्षा बलों पर हमला, उनके कैंपों और कैंटीन पर हमले हुए।
एक भीड़ ने सीआरपीएफ सुरक्षा बल के कैंप पर हमला किया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। उस दिन सुरक्षा बलों की गोली से 2 लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। उसके बाद और भी प्रदर्शन हुए, तेल टैंकर और ट्रक जलाए गए, कई जगह सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। इससे साफ झलकता है कि वहां पर स्थिति किस तरह मास अनरेस्ट में बदल गई। सरकार ने जिस तरह का कदम उठाया वह था 5 जिलों में इंटरनेट बंद। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, काकशिंग, बिष्णुपुर, इन सभी जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। सरकार का कहना था कि उसने अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, केस एनआईए को सौंप दिया गया और मुख्यमंत्री ने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई और कानून व्यवस्था पर समीक्षा की। सरकार का फोकस था हिंसा रोकना और हालात पर काबू पाना, जो कि एक खानापूर्ति जैसा ही लग रहा था। किसी समुदाय को सरकार की बात पर भरोसा नहीं रहा था। यह सब चल ही रहा था कि इसी दिन एक और दर्दनाक घटना भी सामने आ गई। एक 7 साल की लड़की जो रिलीफ कैंप से गायब थी, उसका शव मिला और पुलिस को शक हुआ कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट की जांच तो शुरू की, लेकिन इस तरह के हादसों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ज्यादा है। हर तरफ सिर्फ एथनिक वायलेंस ही नहीं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स भी दिखाई पड़ रहा था। 7 अप्रैल की घटना आइसोलेटेड नहीं थी। इसके बाद लगातार धरने, झड़प और सामुदायिक संघर्ष, गोलीबारी, मौतें, अप्रैल 2026 के अंत तक हिंसा पर हिंसा होती रही। पर अभी तक ये पता नहीं चला कि 7 अप्रैल का हमला क्यों और किसने किया। उन्हें पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, कुछ भी नहीं। अचानक हमला कैसे हुआ? सुरक्षा कहां थी? सुरक्षा कर्मी कहां थे? वे सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 2023 से मणिपुर में यह क्या चल रहा है? कब तक चलेगा? इस हिंसा का परिणाम क्या होगा? यह कहानी उन सत्य घटनाओं को बताती है जो 3 मई 2023 से मणिपुर में घटित हो रही हैं, जिनका दर्द 2026 तक भी थमा नहीं है। हर तथ्य, मृत्यु की संख्या, बलात्कार, बच्चों की हत्याएं, एफआईआर में देरी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और सरकार की चुप्पी, ये सब सत्यापित स्रोतों पर आधारित है। इस पूरे संघर्ष का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि यह केवल एक जातीय दंगा नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय संकट है, जिसमें पहचान, भूमि, राजनीति और प्रशासनिक विफलता सब कुछ शामिल है। आज फिर से वही दिन आ गया है जब उन महिलाओं पर यौन आक्रमण हुए थे, लेकिन इंटरनेट बंद था। पूरे देश में किसी को कुछ पता नहीं चला। ये बातें 2 महीने बाद पता चली। जब किसी समाज में असमानता, असुरक्षा की पहचान की राजनीति एक साथ आती है, तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो जाता है। यह केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि लोकतांत्रिक संरचनाओं में यदि संवाद और न्याय की कमी हो तो समाज तेजी से टूट सकता है। अंततः आज मणिपुर में विभाजन और अविश्वास गहराई से जड़ें जमा चुके हैं। पुनर्निर्माण केवल भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी होता है। जब तक दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल नहीं होता और न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं बनती, तब तक यह संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता।